हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय करिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जॉन आज लाइब्रेरी गया था। उसे पढ़ने का शौक़ था और ख़ासकर रहस्यमयी और हॉरर स्टोरीज़, और इसीलिए इसी तरह की एक किताब ढूंढने में वो लाइब्रेरी गया था जहाँ उसे इस तरह की रियल स्टोरीज़ पर बेस्ड कोई बुक मिल सके। और उसने एक बुक ढूंढ भी निकाली, पर वो ऐसे इंसानों में था जो चीज़ों में मीन मेख बड़ी आसानी से निकाल देता था। उसने किताब उठाई और उसके पहले पन्ने को पलटने के बाद उसने विषय सूची देखी, जिसमें किताब में छपी हुई सारी कहानियों के नाम लिखे हुए थे। द बुक बॉक्स। अच्छा, समझ में नहीं आता कि लोग क्यों दुनिया को इतना बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसी भी कोई चीज़ होती है भला? खैर, मुझे तो इन कहानियों पर कभी विश्वास ही नहीं होता। बिल्कुल झूठ कहानियाँ हैं ये। रिटन बाय नेथन वुड्स। हाँ, बड़ा ही झूठा किस्म का इंसान होगा ये। एक्सक्यूज़ मी, क्या आपने कोई बुक ढूंढ ली है मिस्टर? हाँ, एक बुक मिली तो है, पर जैसी कहानियाँ मुझे चाहिए वैसी इसमें है नहीं। मुझे सच्ची कहानियों पर बेस्ड बुक्स चाहिए, पर इसमें तो कोरा झूठ लिखा है। अच्छा, पर आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि पढ़ने से ही पता चल जाता है। ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है। कमाल की बात है, डिबुक बॉक्स ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस किताब की हर एक कहानी बिल्कुल सच्ची है। अच्छा, तो आप ये इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये कहानियाँ मैंने ही लिखी हैं। ओह, आई एम सॉरी, मैं आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहता था बस। पर नो, इट्स ओके यंग मैन। मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था तो मुझे ऐसी चीज़ों पर आसानी से भरोसा नहीं होता था, पर जब ऐसी चीज़ें आपकी आंखों के सामने घटित होती हैं तब आप अंदर तक हिल जाते हैं। तो फिर वाकई में आपका सच्चाई और झूठ के ऊपर से विश्वास उठने लगता है। जो कहानी मैंने लिखी है वो बिल्कुल सच है, एकदम सच। अच्छा, तो क्या आप खुद मुझे उस कहानी के बारे में बता सकते हैं? अब अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, पर इस वक्त लाइब्रेरी में और भी लोग हैं, उनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, तो चलो कहीं बाहर चलते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। चलिए, मैं एक अच्छा कैफ़े जानता हूँ, यहीं पास में है। हाँ, चलो जी। वो दोनों एक साथ पास के ही एक कैफ़े में जाते हैं और वहीं बैठकर मिस्टर वुड उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। हाँ, तो सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? जॉन। हाँ, जॉन। ये आज से लगभग 45 या 46 साल पहले की बात है। उस वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ आर्कियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना था, और हमारे प्रोफेसर बहुत ही मेहनती थे और अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही प्यार और समझदारी के साथ सिखाया करते थे। वो हमें हर तरह की जानकारी देते थे, चीज़ों को समझने की, नई लैंग्वेजेस और पुरानी लैंग्वेजेस, उनके कोड, उन्हें किस तरह से पढ़ा जाए और कैसे पहचाना जाए कि वो किस सभ्यता की लैंग्वेज है। साथ ही साथ पुराने चिन्हों के बारे में बताते थे। पुरानी चीज़ों के अवशेषों को देखकर उनका वक्त बताने की तरीके बताते थे, और हम उनके साथ रहते हुए वाकई में काफ़ी कुछ सीख रहे थे। वो अक्सर हमें अपने साथ फील्ड वर्क पर भी ले जाया करते थे, और उस वक्त भी उन्हें ऐसा ही एक मौका मिला जब उन्होंने पास ही में किसी पुरानी सभ्यता के कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलने की बात सुनी। तो उन्होंने फ़ौरन हम 3 बच्चों की एक टीम बनाई और उन्होंने कहा कि हम एक साथ वहाँ जाएंगे। तुम जानते हो, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं यूरोप से हूँ, और यूरोप के खूबसूरत जंगलों की बात ही अलग होती है। सच में, वहाँ के खूबसूरत पेड़ और वहाँ का माहौल बहुत शांत और खुशनुमा होता है यहाँ से। और अगली ही सुबह हम अपने सारे सामान लेकर साइट की ओर निकल पड़े। कुछ मेटल डिटेक्टर्स, कुछ पुराने ब्रशेस और कुछ खोदने का सामान।
प्रोफेसर के पास अपनी एक गाड़ी थी। उसमें हमने सारा सामान लादा और हम तीनों लड़के उनके साथ अपने सफ़र पर चल पड़े। गाड़ी पहाड़ी रास्तों से होते हुए आगे बढ़ी जा रही थी। उस वक्त सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था और इसीलिए हवा में हल्की ठंडक थी। चील की कतारों के बीच से होते हुए हमारी गाड़ी सरपट आगे की तरफ भागी जा रही थी। हवाएं तेज़ चल रही थी और आसपास का मौसम बेहद खुशनुमा था। हम टेढ़े मेरे रास्तों से होते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा एक कान बंद हो गया हो और पीटर को तो उल्टी ही आने लग गई थी। पर प्रोफेसर के पास हर चीज़ का इलाज था। उन्होंने पीटर को एक कैंडी दी जिसे खाने के बाद उसे अच्छा महसूस हुआ। फील्ड वर्क पर जाते हुए हमेशा हमें उनसे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती थी। वो रास्ते भर हमें कुछ ना कुछ बताते हुए जाते थे। उस वक्त हम जब चीड़ के पेड़ों के बगल से गुजर रहे थे तब वो उनके बारे में भी बता रहे थे। जानते हो, इसकी छाल बहुत अच्छी होती है। अगर ये पौधा तुम्हारे पास है तो तुम कभी ठंड से नहीं मर सकते। इसकी छाल जलाने के लिए बहुत अच्छी होती है। जब भी आपको आग जलानी हो तो इसकी छाल का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही साथ तुम जानते हो, इसके फलों का इस्तेमाल बहुत से लोग सजावटी चीज़ें बनाने के लिए करते हैं। बातों बातों में रास्ता कटता जा रहा था और हम जल्दी ही शहरी इलाके को छोड़कर जंगली इलाके में प्रवेश कर चुके थे। और जंगल के इलाके में प्रवेश करते ही हवाएं और तेज़ हो गई थी। पौधों का घनत्व और बढ़ गया था और सारे पौधे और पास पास नज़र आने लग गए थे। हवाएं बहुत ज़ोर से चल रही थी और इसलिए पौधों की ऊंची डालियां बहुत ज़ोर से लहरा रही थी, जिससे उनकी पत्तियों से शोर पैदा हो रहा था। हमें जंगल पहुंचते पहुंचते काफ़ी वक्त बीत गया। दोपहर होने वाली थी। प्रोफेसर ने हमें कहा कि हम जल्दी ही वहाँ पर कैंप लगाने का इंतज़ाम कर लें और हमने जल्दी ही वहाँ पर एक साफ़ जगह ढूंढकर अपने टेंट्स वहाँ खड़े कर दिए और साथ ही साथ आग जला ली। फिर हम साइट देखने के लिए निकले जहाँ पर आर्टिफैक्ट्स मिलने की हमें सूचना मिली थी। हम साइट देखने के लिए पहुँचे और साइट को ढूंढते हुए ही हमें काफ़ी वक्त बीत गया। शाम होने लग गई और जंगली कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आने लग गई, साथ ही साथ जंगली पक्षियों की भी। ऐसी आवाज़ें जैसे सुन के हमें भी डर लग रहा था, पर हम में से कोई भी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। प्रोफेसर साहब बड़ी ही मुस्तैदी से आगे बढ़े जा रहे थे और हमें रास्ता दिखा रहे थे। कुछ ही देर बाद हम उस जगह पर पहुंच गए जहाँ पर पिछले दिनों कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले थे। फिर हमने अपने मेटल डिटेक्टर्स निकाले और आसपास की ज़मीन पर कोई मेटल की चीज़ डिटेक्ट करने की कोशिश की। और जब हम चीज़ें ढूंढ ही रहे थे तभी अचानक पीटर के मेटल डिटेक्टर से बड़ी ज़ोर की आवाज़ आई। उससे बड़े ज़ोर का सिग्नल मिला कि ज़मीन के अंदर कोई ना कोई मेटल की बड़ी चीज़ ज़रूर है। प्रोफेसर भागते हुए उसके पास आए और हम दोनों भी। और जब हमने उस जगह की खुदाई करनी शुरू की तो हमें ज़्यादा गहराई में खुदाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें कुछ ही देर बाद एक लोहे का बक्सा नज़र आने लग गया। हमने खोदना जारी रखा और ब्रश से धीरे धीरे उस बक्से के ऊपर से हमने मिट्टी को साफ़ किया। और उसके बाद जब हमने उस बक्से को ज़मीन से ऊपर उठाया तो हमने देखा उसका सिर्फ ढक्कन मेटल का था, जबकि बाकी पूरा बक्सा लकड़ी से बना हुआ था जिस पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की हुई थी। प्रोफेसर ने उसे गौर से देखने के बाद बताया कि ये बक्सा कम से कम 100 से 120 साल पुराना है और इस बक्से को डिबुक बॉक्स कहते हैं। और हमने इसके बारे में उनसे पूछा कि आखिर डिबुक बॉक्स क्या होता है। तब उन्होंने हमें बताना शुरू किया। डिबुक बॉक्स असल में एक ऐसा बक्सा होता है जिसमें किसी शैतानी शक्ति को कैद किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसे खोलने वाला खुद उस शैतानी शक्ति से ग्रस्त हो जाता है और इसलिए हम में से कोई भी उस बक्से को खोलने से डरने लग गया। हम बेहद घबराए हुए थे, पर प्रोफेसर साहब ज़रा भी घबराए हुए नहीं लग रहे थे। वो बड़ी खुशी के साथ उस बक्से को देख रहे थे। उस पर लॉक लगा हुआ था। उन्होंने कहा, ये सारी कहानियाँ तो फैलाई जाती हैं लड़कों, सिर्फ इसलिए कि कोई भी इन खूबसूरत चीज़ों को ढूंढ ना सके और इनके अंदर दबा हुआ ख़जाना ना देख सके। जानते हो, ऐसा ही एक बॉक्स बहुत साल पहले मिला था मेरे एक दोस्त को, और उसमें जानते हो क्या था? उसमें सालों पुराने सिक्के रखे हुए थे और कुछ 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 ऐसे पुराने गहने जो आज के ज़माने में नहीं मिलते। सच में प्रोफेसर? चलो इसे अपने कैंप पर ले चलते हैं और वहीं पर इसे खोलेंगे। यस प्रोफेसर।
उन्होंने बक्से को उठाया और जैसे ही उन्होंने बक्से को उठाया अचानक हम सभी को अचानक से एक अजीब धमक महसूस हुई और मौसम ख़राब होने लग गया। न जाने क्यों, जबकि अभी तक मौसम बिल्कुल साफ़ था और ऐसा कोई आसार नज़र नहीं आ रहा था कि मौसम ख़राब होगा या बारिश होगी। फिर भी मौसम तो मौसम है, उसके बारे में कुछ भी कहना बिल्कुल आसान नहीं है। और हम सब उस चीज़ को अपने कैंप तक ले आए और वहाँ पर रोशनी के सामने प्रोफेसर ने उसे खोलना शुरू किया। हमने कुछ औजारों की मदद से आखिरकार उसका ताला खोल ही दिया। फिर उसके बाद प्रोफेसर ने हम तीनों से पूछा, तुम में से कोई भी इस बक्से का ढक्कन उठाना चाहोगे? नहीं प्रोफेसर। हम सभी उनकी बनाई या सुनाई हुई कहानी से बहुत डरे हुए थे, इसलिए हम में से किसी ने भी उस डब्बे को खोलने का साहस नहीं दिखाया और इसलिए ये काम खुद प्रोफेसर ने ही किया। उन्होंने डब्बे का ढक्कन उठाया और जैसे ही उन्होंने डब्बे का ढक्कन उठाया वो बिल्कुल चौंक गए। वो बिल्कुल खाली था, उसके अंदर केवल एक चमड़े का टुकड़ा रखा हुआ था। उन्होंने फ़ौरन उस चमड़े के टुकड़े को अपने हाथ में उठाया और जैसे ही उन्होंने उस टुकड़े को अपने हाथ में उठाया उनके हाथों में जैसे किसी ने करंट तोड़ा दिया हो। वो सर से लेकर पाँव तक कांपने लगे और कांपते हुए ही वो ज़मीन पर गिर पड़े। उन्हें न जाने क्या हुआ, हम में से किसी को समझ नहीं आया और उनके मुंह से झाग सा निकलने लग गया। हमने उन्हें हिलाने की कोशिश की पर वो नहीं उठे। हम परेशान थे कि क्या किया जाए, पर तभी कुछ देर बाद हमने देखा प्रोफेसर के शरीर में हरकत हो रही है। कुछ ही देर बाद वो उठ खड़े हुए और पता नहीं कैसे उनके शरीर में कुछ चीज़ें पहले से बहुत बदली हुई लग रही थी। उनकी आवाज़ पहले से बहुत मोटी हो गई थी और साथ ही साथ उनकी आंखें गहरी सुर्ख हो गई थी और साथ ही साथ उनके चलने का तरीका, उनके देखने का तरीका, उनसे देखकर ही हम सबको डर लग रहा था। पीटर उनके पास गया और उसने उनसे पूछा, सर आप ठीक तो हैं? सर? प्रोफेसर जैसे अपने होश में ही नहीं थे। उन्होंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो पूछते हुए प्रोफेसर के कुछ ज़्यादा ही करीब चला गया और तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी। प्रोफेसर ने खींच कर एक थप्पड़ पीटर के चेहरे पर मारा और पीटर बहुत ज़ोर से ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके बाद प्रोफेसर उसकी ओर मुड़े और ज़ोर से उसका गला दबाने लगे। हम सबको कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। प्रोफेसर बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे, जैसे कोई जानवर खतरनाक किस्म की आवाज़ निकाल रहा हो। हम सब ये देखकर बेहद डर गए थे और हमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पीटर को छुड़ाने की और पीटर लगातार मदद के लिए चिल्ला रहा था, हेल्प! सर मेरा कर, सर छोड़िए मुझे, सर। हम सब ये सब देखकर बेहद डरे हुए थे और हमने प्रोफेसर की तरफ देखा। प्रोफेसर जैसे किसी की बात सुन ही नहीं रहे थे। लुइस ने बड़ी धीमे आवाज़ में प्रोफेसर से कहा, प्रोफेसर पीटर को छोड़ दीजिए। सर पीटर मर जाएगा सर। और जब उसने ऐसा कहा तब अचानक ही प्रोफेसर ने नज़रें उठाकर हमारी तरफ देखा और उनके देखने का तरीका ऐसा था कि हम जैसे जम से गए। हम में से किसी को होश नहीं रहा और हम फ़ौरन उल्टे पैर वहाँ से भागने लगे। और उसके बाद हम में से किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा कि हमारे पीछे पीटर का क्या हुआ, पर हम बस अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे थे। अचानक से न जाने सर को क्या हो गया था। हम भागते भागते जंगल में काफ़ी आगे निकल आए थे और जंगल के सारे रास्ते एक से लगते थे। हमें लगा हम भटक गए हैं और जल्दी ही इस बात से हमें और चिंता होने लगी कि हम आगे क्या करेंगे। आसपास जंगल से बेहद खौफनाक जानवरों की बोलने की आवाज़ आ रही थी, चिड़ियों की आवाज़ और साथ ही साथ भेड़ियों की आवाज़, जो सुन के बहुत डर लग रहा था कि वो अगला शिकार हमें ही बनाएंगे। हमें बेहद डर लग रहा था। डर के मारे हम दोनों एक साथ एक पुराने पेड़ के नीचे खड़े हो गए जहाँ पर हमारे ऊपर बारिश की बूंदें नहीं गिर रही थी। हम वहाँ बैठे हुए थे, डरे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे कि अब आगे हम क्या करेंगे। लुइस, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम क्या करें अब, हम कैसे जाएं?
यहाँ से वापस कैसे जाएं, हमें तो रास्ता भी नहीं मालूम। हम तो सिर्फ प्रोफेसर के सहारे आए थे और उन्हें न जाने क्या हो गया है। हम एक दूसरे से इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक हमें जंगल में पत्तों की खड़खड़ाहट महसूस हुई। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और भेड़ियों की आवाज़ अभी भी आ रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में कुछ पक्षियों की भी आवाज़ आ रही थी, जो सुनने में बेहद भयानक लग रही थी। तेज़ हवाएं चल रही थी और हमें ठंड महसूस हो रही थी क्योंकि हम भीग गए थे। पर हमारे पास कैंप पर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हो सकता था कि प्रोफेसर अभी भी वहीं हो और पता नहीं उन्हें क्या हुआ था, और अब वो कैसे होंगे इस बात का भी कोई अंदाज़ा नहीं था। तभी अचानक उन पत्तों की खड़खड़ाहट को सुनकर हम बेहद घबरा गए। ऐसा लग रहा था कोई हमारे पीछे ही हो। पत्तों की खड़खड़ाहट और साथ ही साथ किसी के हल्के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा को। थैंक यू।